Hello everyone. Today class I will discuss about class 12 physics and this is Gautam Singh from Ambika Physics YouTube channel. तो आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 का फिजिक्स। तो जो लोग भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट और आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो बेटा पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठो। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एक शांत जगह पेन एंड पेपर ले करके वाटर बोतल साथ में रख करके अच्छे से बैठे हो और इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो देखो फिजिक्स को भी हम इजी वे में समझ सकते हैं। फिजिक्स इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको जो बताया गया है या आपको डर लगता है। बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। जहां मैं क्वेश्चन पूछूं उस क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाइए और मेरे साथ जो है ना इस सीरीज को अच्छे से जो है ना आप स्टडी कीजिए तो आपको फिजिक्स कहीं भी दिक्कत नहीं करेगी। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप जो है ना आईआईटी जेईई में अपियर करने जा रहे हो, नीट में अपियर करने जा रहे हो, मैं पहले आपका फंडामेंटल क्लियर करूंगा। बहुत ही फाउंडेशन से मैं आपके फंडामेंटल को क्लियर करते हुए फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ओर लेके चलूंगा। तो नीट तक तो आपका इसमें कवर्ड हो जाएगा। फिर जेईई एडवांस के लिए आपको कुछ जो है मैं अलग से क्लासेस जो है ना अरेंज करूंगा जिसमें आपका जो है ना वहाँ रिगरस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। बेटा जो भी ज्वाइन किए हो एक बार बता दो क्या सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? तो एक बार कंफर्म करना और मैं सेशन को स्टार्ट करूं। और ये सीरीज बेटा चलने वाला है जिसमें मैं 12th क्लास के फिजिक्स को बहुत ही इजी वे में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप यदि इस सीरीज के सारे लेक्चर को 1 बाय 1 करके देखते हो तो आई होप कि आपको कहीं किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं हो। लेकिन बेटा आपसे एक जो है अपील है, आप यदि इस YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में जो है ना वीडियो भी शेयर करें और जो भी नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करूं और बताऊं आज की क्लास में बेटा मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। तो आज का क्लास होगा बेटा, ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास 12 फिजिक्स। जैसा कि आपको दिख रहा है क्लास 12 फिजिक्स, और इसमें बिल्कुल मैं इजी वे में जो है ना सब कुछ डिटेल्स डिस्कस करूंगा। सबसे फर्स्ट बेटा मैं सिलेबस डिस्कस करूं, सबसे फर्स्ट क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा यूनिट फर्स्ट का, जो क्लास 12 में एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट यूनिट है, मैं उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। देन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। यूनिट फर्स्ट क्या है बेटा? ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके बाद मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करूंगा और चैप्टर फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो है। तो आओ बेटा मैं इसमें फर्स्ट जो है ना आपको ये बता दूं क्या क्या जो है ना पढ़ना है। तो जैसा आप देखें सबसे फर्स्ट बेटा सबसे फर्स्ट सिलेबस डिस्कस करूंगा। सिलेबस के बाद मैं यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करूंगा बेटा। और चैप्टर फर्स्ट को जो पढ़ना है इसमें सबसे फर्स्ट डिस्कस करूंगा चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं, चार्ज का टाइप्स क्या होगा, टाइप्स ऑफ चार्जेज डिस्कस करूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट मैं जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर
मीन्स टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस करूंगा। आप स्टेट बोर्ड से क्लास 12 अपियर कीजिएगा या फिर आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जिसके लिए भी हो, मैं आपको एक एक्सटेंसिव जो है ना फिजिक्स क्लास 12 का जो है दिखाऊंगा, जिसमें आपका जेई हो, नीट हो, सबका सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। तो बेटा आज के क्लास में मैं ये डिस्कस करूंगा और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन समझाऊंगा आपको बेटा ये क्या होता है। फिर आज के क्लास में आगे मैं आपको बताऊंगा चार्ज डेंसिटी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सबको बेटा वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। केवल पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठना, क्वेश्चन को अच्छे से जो है ना आप पहले खुद से सोचना, सॉल्व करना और हो सके तो जो है ना आंसर चैट करना। जहाँ जो भी दिक्कतें हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है ना लिखना। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ और इस सेशन में सबसे फर्स्ट आपको जो है ना बताता हूँ सिलेबस। सबको पता है बेटा सिलेबस, और किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए कि जो बोर्ड है वह स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, तो उसकी सिलेबसें क्या है। मैं एक्चुअल में सीबीएसई बोर्ड का और प्लस स्टेट बोर्ड का जो है सिलेबस जो है डिस्कस करूंगा और उसी को एक्सटेंसिव पढ़ाऊंगा सभी जगह। मीन्स आपका जेई हो, नीट हो, सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन को कवर कर लेगा जो है। तो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और देखें तो बोर्ड वेटेज इसका बेटा 8 मार्क्स है। जो लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हैं देखना थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। मैं आपको ओल्ड जो सिलेबस का ही अभी पैटर्न बता रहा हूँ, ये वेटेज बता रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा सेकेंड यूनिट, और इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा थर्ड ये आपको पढ़ना है, और इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोलो, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? सब क्लियर है? चलिए ये 1 मिनट, ये बेटा फोर्थ पढ़ना है, ये सॉरी थर्ड पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट इससे कितने, इससे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका बेटा कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आफ्टर दैट हम लोग 6th यूनिट में समझेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये ऑप्टिक्स है, यहाँ से बेटा 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लेंदी है बस जो है ना, बहुत आसान सा टॉपिक है। 7 पढ़ना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इससे बेटा 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और 8th है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट बेटा पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सीबीएसई बोर्ड से डिलीट हो गया है, और जो भी हम आपको यूनिट बताए हैं उसमें से भी जो ओल्ड पैटर्न था उसमें कुछ जो है ना सिलेबस आपका डिलीट कर दिया गया है। तो मैं बताऊंगा कौन सब्जेक्ट डिलीटेड है और कितना आपको फिर से उसमें मॉडिफाई करके सिलेबस दिया गया है, उसको पढ़ना है जो है। तो ये रहा सिलेबस, और इस सिलेबस को देखो तो इस सिलेबस में देखा जाए तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा बेटा, तो इस सिलेबस का टोटल मार्क्स जो होगा यदि आप काउंट करते हो तो टोटल जो आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी कितनी हो जाएगी, 70 मार्क्स का थ्योरी हो जाएगा। और प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल,
और यदि इसी को टोटल कर लो तो बताओ कोई कितना मार्क्स हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा आपका 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स की तैयारी आपको करनी है फिजिक्स से, 100 मार्क्स की तैयारी करनी है आपको फिजिक्स से। तो ये रहा सिलेबस, और सिलेबस के बाद बेटा आज मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट फर्स्ट। तो ये तो आपका सिलेबस है, सिलेबस सबको समझ में आया। तो चलिए इसमें सबसे फर्स्ट डिस्कस करूँगा यूनिट फर्स्ट। बताओ तो बेटा यूनिट फर्स्ट का क्या नाम है? ये है यूनिट फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब समझना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है। तो आओ पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का एनालिसिस करके मैं आपको समझाता हूँ। ये वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसका मीनिंग क्या है। देखो बेटा इस वर्ड को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूँ तो एक पार्ट होता है इलेक्ट्रो, और इसका रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? एस्थेटिक्स। तो देखो बेटा इस पर जो है ना आप गौर कीजिए। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, ये वर्ड जो आई हुई है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। The word electro derived from the word electricity and static जो derived हुई है स्टेशनरी से जो है, ये सबको पता है। और पता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ये। और स्टेशनरी सबको पता है बेटा, स्टेशनरी किसको कहा जाता है? रेस्ट को कहा जाता है। मीन्स वैसे चार्ज जो रेस्ट में होते हैं, जो चार्ज रेस्ट में होगा उस चार्जेज का स्टडी मीन्स स्टेशनरी चार्जेज का स्टडी या चार्जेज के इफेक्ट का स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो बेटा इसको तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैं समझाया, आपको समझना होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। यहाँ क्या है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको बताए ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसी के स्टडी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन में होगा तो इसके स्टडी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब देखो बेटा तुमको पता है यदि हम सूखे बाल से कंघी को रबिंग करते हैं, मीन्स कोई प्लास्टिक कॉम हो उसको ड्राई हेयर से हम रबिंग करते हैं, तो कॉम क्या होती है? चार्ज हो जाती है, जिस कारण से वह लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। लाइक पेपर पीसेस है, थर्मोकॉल पीसेस है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो ये जो चार्ज जो है कंघी में, कॉम्ब में जो है ना अपीयर्ड होता है, तो वो चार्ज तो स्टेशनरी होता है। तो ऐसे चार्ज का स्टडी या उसके इफेक्ट का स्टडी क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब जो है किसी कंडक्टिंग वायर को हम 2 जो है पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल वाले जो है पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, मीन्स दोनों पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होती है, तो वहाँ चार्ज फ्लो होने लगती है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, यहाँ सपोज ये हाई पोटेंशियल बॉडी है, ये बॉडी हाई पोटेंशियल है और यह बॉडी क्या है? लो पोटेंशियल बॉडी है। यदि इसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ इस कंडक्टिंग वायर से होकर चार्जेज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ जब चार्ज मोशन में होती है तो यह करंट का जो इन्फॉर्मेशन करती है। तो इस मूविंग चार्जेज का स्टडी, चार्ज इन मोशन, ये क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाएगी, या इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और जो चार्ज रेस्ट में होता है उसका स्टडी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर बाद में वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना लेना। ऐसे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहां आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वहां से भी तुम नोट्स बना सकते हो। अभी चलिए चीज़ें को अच्छे से आप समझते जाइए। यहाँ देखो दो फिक्स चार्ज रखा हुआ है, तो ये दोनों चार्ज स्टेशनरी है और यहाँ चार्जेज मूविंग है। जैसे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हो, इस चार्जेज को हम क्या बोलेंगे? मूविंग चार्जेज, चार्ज इन मोशन। और यहाँ जो है ये चार्जेज जो है डायपोल का है, यह फिक्स्ड है, रेस्ट में है, तो इसको कहेंगे चार्ज एट रेस्ट जो है। तो बेटा हम लोग चलें, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा जो है, तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेज का, मीन्स वैसे चार्जेज जो रेस्ट में होते हैं, उसका स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द इफेक्ट ऑफ स्टेशनरी चार्जेज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एटसेट्रा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपका जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपको समझना पड़ेगा जो आपकी टेक्स्ट बुक है, मीन्स एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक में ये जो एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया। चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, एंड चैप्टर सेकेंड में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है बेटा। ये फर्स्ट 2 चैप्टर हम लोग कहाँ पढ़ना है? ये फर्स्ट 2 चैप्टर आपको पढ़ना है किसमें? एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकेंड चैप्टर है। तो आइए हम अब जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट। एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या बताया बेटा? फर्स्ट चैप्टर आपका ये है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, या इसमें कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? सबसे फर्स्ट बेटा आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास को समझते हो बेटा? मास क्या होती है? मास क्या होती है? मास समझते हो? तो तुम कह सकते हो सपोज एक ये बॉडीज है, इसका मास यदि m1 है, एक दूसरी बॉडीज ये है, इसका मास m2 है। तो न्यूटन्स के द्वारा, केपलर्स था, न्यूटन्स था, इन्होंने क्या पाया? ये हम किसके बारे में जो है ना आपको बता रहे थे, तो ये न्यूटन्स के द्वारा जो है एक लॉ दिया गया था। न्यूटन्स के द्वारा क्या बोला गया? इस यूनिवर्स में ईच मासेस अदर मास को अट्रैक्ट करती है, और एक मास दूसरे मास को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहा जाता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो अब जो है आपको समझना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? तो मास प्रोड्यूस करती है। यदि किसी बॉडी में मास होगी तो वह कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। और बेटा तुम लोग मैग्नेट को जो है ना कभी यूज किया होगा। सपोज आपके पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल है। अब आपको पता है यदि 2 अपोजिट मैग्नेटिक पोल होती है तो बोलो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो श्योर यहाँ अट्रैक्शन होगा। अब जो यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह नहीं है, ये जो है ना अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये नेचर में पाए जाने वाला सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसको बेटा क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। मीन्स मैग्नेटिक पोल क्या प्रोड्यूस करता है?
तो मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है। मैग्नेटिक पोल सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। और मास रहेगा तो मास क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो उसी तरह से नेचर में देखा गया जो ना तो ग्रेविटेशनल था ना मैग्नेटिक था। जैसे एक जो है ना इलेक्ट्रॉन हम दिखा लें, इलेक्ट्रॉन में चार्जेस होते हैं और एक प्रोटॉन दिखा लें। सपोज ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ भी अट्रैक्शन देखा गया, यहाँ भी अट्रैक्शन देखा गया। ये ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना ही मैग्नेटिक फोर्स था, ये क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स है, अदर टाइप का फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किस कारण से प्रोड्यूस हुआ? क्या मास इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस किया? नहीं नहीं। क्या चार्ज क्या मैग्नेट जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस किया? बोलेंगे नहीं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करने वाला जो पार्टिकल्स या बॉडी की प्रॉपर्टीज होती है, इसी को हम चार्ज कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। मीन्स किसी बॉडी में मास होगी तो बोलो तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। किसी बॉडी में मैग्नेटिक पोल होंगे तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। और किसी बॉडी में चार्ज होगी तो वह कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा बताओ तो बेटा, क्या यदि कोई बॉडी हो और इसमें यदि आग हो, फायर हो, आग हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ये हीट प्रोड्यूस करेगी ना अपने सराउंडिंग में। तो यदि किसी भी बॉडी में हम आग लगा दें तो वह क्या करेगी? थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। नहीं, ये क्या प्रोड्यूस करती है? थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से किसी बॉडी को हम चार्ज कर दें, तो वह क्या प्रोड्यूस करने लगती है? तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और किसी भी बॉडी में यदि मास हो तो वह क्या प्रोड्यूस करती है? तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तब आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज मास? बोलेंगे मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल इफेक्ट। उसी तरह से बेटा कहा जाए व्हाट इज चार्ज? तो बोलेंगे द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि तुम जो है आग को डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज आग, व्हाट इज फायर। तो फायर क्या होगी? फायर भी किसी बॉडी की प्रॉपर्टीज है जो थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से बेटा आपको समझ में आ जा रहा है चार्ज क्या है। तो आइए चार्ज को तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ यह मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। मीन्स यदि कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो ये ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब यदि कोई चार्ज मोशन में हो, ये मूव कर रही हो चार्ज, तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। और कैसे करती है तो इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है, सीखना है। आप इसके बारे में डिटेल समझिएगा। तो हम क्या बताए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी या पार्टिकल्स का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी या पार्टिकल्स का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अब चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें आपको जो है याद रखना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो बताओ बेटा, चार्ज जो होगी, चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? तो क्यू से चार्ज को डिनोट करते हैं। तो सिंपल है, पीछे क्लास से तुम जो है पढ़ते आ रहे हो। अब होती है फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो वह क्या होती है? आइदर स्केलर और वेक्टर जो है। अब बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, स्केलर और वेक्टर। देखो हम बोले ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का दो कैटेगरीज होता है, या तो ह्यूमन बींग्स क्या होंगे? मेल होंगे या फीमेल होंगे। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे? दो तरह के होंगे, या तो स्केलर होंगे या वेक्टर होंगे। जिसमें डायरेक्शन है वह वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन नहीं है स्केलर। जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है वह वेक्टर क्वांटिटी होती है।
नहीं, जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है वह क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से यदि देखा जाए, आपको याद होगा डेफिनेशन ऑफ करंट पढ़े थे ना 10th क्लास में। करंट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, ये तो 10th क्लास में आपका पढ़ा हुआ। करंट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, I = Q/T, चार्ज और टाइम के रेशियो को फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से बताओ तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम, मीन्स करंट और टाइम के प्रोडक्ट को हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट और टाइम के प्रोडक्ट को ही चार्ज कहते हैं। यदि तुमको चार्ज को डिफाइन करने में दिक्कत हो तो ये याद रखना, इससे तुम डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हो और इससे तुम क्या कर सकते हो, तो इससे तुम जो है ना इसका यूनिट भी जो है ना बता सकते हो। तो आइए पहले अब आपको मैं इसका यूनिट और डायमेंशन बता दूं, जो बहुत जो जरूरी है यूनिट और डायमेंशन इसका याद रखना। तो चलो देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला सबसे फर्स्ट देखें। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT। इसका बेटा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT। अब ये आपको पता है, अभी बताए चार्ज इक्वल्स क्या होता है, तो करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है बेटा, करंट इनटू टाइम। और करंट का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल सिंबल A या I भी लिखते हैं इसको, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, T होता है। और इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो याद रखना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज AT। ये चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला है। अब रही बात यहाँ SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम साइंटिस्ट का नाम है और उसी के हॉनर में चार्ज का जो यूनिट क्या रखा गया, कूलम। बट 1 कूलम कहते किसको है, तो 1 कूलम क्या होगा, 1 एम्पियर सेकेंड को ही हम बेटा क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। एम्पियर सेकेंड को ही हम 1 कूलम कहेंगे। तो यहाँ से इसको समझिए, अभी जस्ट आपको क्या बताए कि चार्ज इक्वल्स होता है करंट इनटू टाइम। तो अब यहाँ आपको पता है चार्ज का SI यूनिट यदि हम कूलम लिखेंगे तो करंट का SI यूनिट एम्पियर, टाइम का SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा। तो बोलो तो 1 कूलम इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक बेटा, आपका लेवल भी आ जाएगा। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपका बेस कुछ नहीं, एकदम शुरू से शुरुआत करना है जो है। तो ये रहा SI यूनिट। SI यूनिट के बाद आपको सीजीएस भी समझना होगा। मास का SI यूनिट केजी होता है, फोर्स का SI यूनिट जो है ना न्यूटन होता है, बट सीजीएस यूनिट भी तो होता है। बोलो तो मास का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा, और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा, डायन होगा। यदि तुम फोर्स का सीजीएस यूनिट लिखते हो तो SI यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन होता है। तो ये कन्वर्सन भी आपको आता होगा। 1 न्यूटन कोई बता दो तो कितना डायन होगा, 1 न्यूटन हाउ मेनी डायन, 1 न्यूटन हाउ मेनी डायन, जल्दी से बताओ। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 न्यूटन ये पढ़े हो, जानते हो, 10⁵ डायन होता है। तो ये कन्वर्सन जैसे हम न्यूटन को डायन में कर सकते हैं, ये न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है, जबकि डायन क्या है, सीजीएस यूनिट है। उस तरह से यहाँ क्या हम देख रहे हैं, SI यूनिट जो चार्ज का है वह क्या है, कूलम है। तो सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होता है, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है बेटा, ये सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, या इसको हम ESU नहीं तो फ्रैंकलिन भी कहेंगे। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा, स्टेट कूलम, या इसी को ESU या इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब कन्वर्सन आपको याद रखना होगा, कन्वर्सन याद रखना होगा। 1 कूलम कितना स्टेट कूलम होता है, तो 1 कूलम इक्वल्स 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या 3 × 10⁹ ESU कह सकते हो, या इसको तुम 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन कह सकते हो। बेटा अच्छे से सब कुछ समझ के पढ़िए, मैं अभी जस्ट आपसे क्वेश्चन करूंगा तो फिर जवाब देना। सब कुछ अच्छे से समझ के पढ़िए। आपको बता दिया मैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए।
एकदम बिल्कुल फंडामेंटल से। देखो इसका एक यूनिट और होता है, क्या बताए, जब चार्ज मोशन में आता है तो वह मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी डिफाइन होता है चार्ज का। तो चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है या एबी कूलम, एबी कूलम को तुम एब्सोल्यूट कूलम भी कह सकते हो। एबी कूलम या एब्सोल्यूट कूलम, या इसको बोलेंगे ईएमयू ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहेंगे। और इसके लिए भी कन्वर्सन याद रखिए, 1 कूलम क्या होता है, 1/10 एबी कूलम, या हम कहेंगे 1/10 ईएमयू, ईएमयू ऑफ चार्ज कहेंगे। तो ये इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। तो अभी आपको हम 3 यूनिट बताए, एक तो हो गया एसआई यूनिट, दूसरा हो गया सीजीएस यूनिट, तीसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो चलिए, चार्ज में यूनिट का जो है ना बड़ा रोल है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या न्यूमेरिकल्स में आप परेशान होइएगा। तो एक जो है ना ये पूछा गया था, इसको भी याद रखो कि चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है। जैसे हम पूछ दें आपसे मास का लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट ग्राम होता है, केजी होता है, नहीं इस तरह से क्विंटल होता है, टन होता है। तो जो लार्जेस्ट यूनिट है, तो मास का लार्जेस्ट यूनिट फेराडे होता है। और पता है बेटा 1 फेराडे इक्वल्स कितना होता है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। तो सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का क्या होता है, जो लार्जेस्ट यूनिट होता है वो फेराडे होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। और यही नहीं, कुछ स्मॉलर यूनिट को भी याद रखना होगा। यदि न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो वहाँ परेशानी होगा। बेटा मैं सब कुछ जो है ना एकदम बच्चे के तरह तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो। आगे तो फिर न्यूमेरिकल्स में आऊँगा, पूछूंगा, वहाँ कोई बहानाबाजी नहीं। अब इसको आपको याद रखना होगा, इट्स स्मॉलर एसआई यूनिट चार्ज का कभी मिली कूलम होगा 10⁻⁶ 3 कूलम के इक्वल, माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम होता है, नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम होता है, जबकि पिको कूलम 10⁻12 कूलम होता है। और इस तरह से बेटा याद रखना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको जो है, तो ये क्या होते हैं, तो चार्ज के यूनिट होते हैं। तो बेटा चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, हम बताएं लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा, और हम स्मॉलर यूनिट बताए बेटा क्या होगा। और ये यदि तुम जानते हो Q = I × T होगा तो बता देना कोई। यदि लिखा जाए क्या लिखा जाए, एम्पियर, एम्पियर आवर वह किसका यूनिट होगा, तो एम्पियर आवर किसका, चार्ज का ही यूनिट होगा। एम्पियर आवर किसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट होगा। तो तुम इसको भी याद रख सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलिए हम लोग चलें जो है ना टाइप्स ऑफ चार्जेज की ओर। इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देना गौर से, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए फिर जवाब दीजिए। 1 कूलम इक्वल्स डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है, और ऑप्शन है बेटा यहाँ 3 × 10⁸ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 × 10⁻⁹ ये यूनिट, 1.602 × 10⁻19 जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जल्दी से क्विकली तुम एकदम चैट करो, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। पढ़ना है ध्यान पूर्वक, आप कम ही पढ़ो, नहीं मन लगे तो एकदम वीडियो को पॉज कीजिए, बाद में देखिएगा। यदि पढ़िए तो सीरियसली पढ़ो बेटा, कि जहाँ से जो पूछा जाए तो फिर जवाब भी देना है। और इसका जो लोग भी चैट कर रहे हो बिल्कुल सही है। अभी हम लोग पढ़े क्या, 1 कूलम इक्वल्स होता है 3 × 10⁹ ESU। तो यही ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ESU को ही बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 3 × 10⁹ जो है ना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन पूछें, रेडी हो, फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं इस बार कितने लोगों का सही होता है, इस बार कितने लोगों का सही होता है। ये क्वेश्चन रहा सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने फिर से 1 EMU ऑफ चार्ज इक्वल्स हाउ मेनी कूलम, जल्दी से बताओ, अभी जस्ट जो है ना कंप्लीट क्या हो। 1 EMU ऑफ चार्ज इक्वल्स हाउ मेनी कूलम्स जो है, ऑप्शन ले लो बेटा, ऑप्शन ले लो फर्स्ट में 100 कूलम, 1/10 कूलम, 10 कूलम या 1 कूलम, जल्दी से बताओ बेटा कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, कौन से ऑप्शन इसके सही हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका जो सही ऑप्शन है, अभी बेटा हम पढ़ाए थे, अभी बताए क्या, 1 कूलम होता है 1/10 EMU, तो ये तो पढ़े थे, यहीं से बना लो। 1 EMU क्या हो जाएगा, 10 को इधर ले आओ बेटा, क्या हो जाएगा 10 कूलम हो जाएगा। 1 EMU क्या हो जाएगा 10 कूलम। तो बताइए यहाँ 1 EMU ऑफ चार्ज कितने कूलम के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 10 कूलम के इक्वल। ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल, जिसका भी ऑप्शन सी है सही है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन बी सही नहीं होगा। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास में यहीं रहने देता हूँ। यदि आपको जो है अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करें जो है। यदि आपको जो है पढ़ना हो फिजिक्स जो है बिल्कुल आसान तरीके से, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक ले चलूँगा और वो भी जो है ना बहुत ही इजी तरीके से। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है। ओके बाय।